हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। आज की इस क्लास में हम डिस्कशन करेंगे कि वायुमंडल का इंसोलेशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है। पिछली क्लास में दो क्लासेस में हमने बात किया कि सन से एनर्जी जो है वो लघु तरंगों के रूप में, लघु तरंग दैर्ध्य वाली तरंगों के रूप में निकलती है और वो हमारी पृथ्वी तक पहुंचती है। इस प्रकार से इसको कहा जाता है इंसोलेशन। इंसोलेशन मीन्स इनकमिंग सोलर रेडिएशन। और इस पे भी हमने बात किया कि सूरज से निकलने वाले टोटल रेडिएशन का 2 अरबवां हिस्सा ही पृथ्वी तक पहुंचता है, पृथ्वी की तरफ आता है। हालांकि वो टोटल पृथ्वी से टकराता नहीं है, उसमें बीच में बहुत सारी बाधाएं हैं। और फिर हमने ये भी बात किया कि इसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं, जिसमें कि हमने देखा पृथ्वी के झुकाव की वजह से दिन की लंबाई और तमाम फैक्टर्स हमने पिछले क्लासेस पे बात की जो सूर्यातप की जो तीव्रता है उसको प्रभावित करते हैं। आज हम बात करेंगे कि इस पे वायुमंडल का क्या प्रभाव पड़ता है, क्योंकि आपको पता है कि पृथ्वी के चारों तरफ एक वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर है, और इस इंसुलेशन को इस वायुमंडल से होकर के भी गुजरना होता है। इसीलिए निश्चित तौर से वायुमंडल भी कुछ न कुछ सूर्यातप को प्रभावित करेगा, कुछ मात्रा में सूर्यातप को ये रिफ्लेक्ट कर देगा, परावर्तित करके बाहर कर देगा, कुछ मात्रा में इंसोलेशन को अवशोषित कर लेगा, अब्जॉर्ब कर लेगा, और कुछ मात्रा में इसको प्रकीर्णित विसरित कर देगा। तो इस प्रकार से आप देखोगे कई प्रक्रियाओं के फलस्वरूप इस इंसोलेशन का बहुत सा हिस्सा इस वायुमंडल में भी खर्च हो जाता है या फिर वायुमंडल से आगे पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है। पृथ्वी तक कितना पहुंचता है इस पे भी हम बात करेंगे, और उसके बाद जो टोटल एनर्जी पृथ्वी तक पहुंचती है उसका आगे क्या होता है उसको हम हीट बजट यानी पृथ्वी का जो उष्मा बजट है उसमें बात करेंगे। तो आज के इस चैप्टर का हमारा जो टॉपिक है वो हम देखेंगे कि इंसोलेशन पर एटमॉस्फेयर का क्या इफेक्ट पड़ता है, किस प्रकार से ये प्रभावित करता है। देखिए, इन सब चीज़ों को इसलिए हम समझेंगे क्योंकि इसी से हमारा जो आगे मौसम है वो सब कुछ डिसाइड होगा। आप बस इसको समझते चलें, धीरे धीरे सारी चीज़ें आपके माइंड में आ जाएंगी कि इसका इफ़ेक्ट क्या है। देखिए, वायुमंडल का अगर हम प्रभाव करें कि कौन कौन से तरीके से वायुमंडल प्रभावित करता है, तो इसमें 3 तरीके निकल करके आते हैं, 3 या 4 तरीके हैं। देखिए, पहला है एक परावर्तन। परावर्तन यानी कि इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन। कुछ मात्रा में सूर्यातप को वायुमंडल रिफ्लेक्ट कर देता है, उस पर बात करेंगे। दूसरा है अवशोषण। अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन। विसरण यानी डिफ्यूजन। डिफ्यूजन और प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग। स्कैटरिंग, ये 4 टर्म्स हैं जिनके अंतर्गत हम देखेंगे कि वायुमंडल किस प्रकार से इंसोलेशन को प्रभावित करता है। ये 4 क्या हैं? ये है सूर्यातप को प्रभावित करने वाले वायुमंडलीय कारण हैं। ये सूर्यातप को प्रभावित करने वाले कारक, ये वायुमंडल में बात की जा रही है, क्योंकि सूर्यातप को और भी कारकों द्वारा प्रभाव पड़ता है, पिछले क्लासेस में आप देख चुके हैं, और वो बड़े कारक हैं। इसमें देखिए एक एक पे हम बात करेंगे। परावर्तन, अवशोषण, विसरण और प्रकीर्णन। परावर्तन क्या होता है? परावर्तन पर जब भी कोई किरणें अगर किसी सतह पर पड़ती हैं, इस तरह से कोई सतह है और इस पर कोई किरण जो है, मान लेते हैं प्रकाश की किरण ही आई, तो इस तरह से ये रिफ्लेक्ट हो जाती है। आपने पढ़ा होगा साइंस में, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यानी जो ये एंगल होता है वही इधर का एंगल होता है, उतने ही डिग्री पर ये परावर्तित हो जाती हैं। अब ये परावर्तन निर्भर करता है कि ये सतह कितना ज़्यादा किरण को परावर्तित करती है। तो यहाँ कोई दर्पण तो रखा नहीं हुआ है जिससे प्रकाश की किरणें आई और उस पर टकराई और परावर्तित होकर चली गई। यहाँ पर तो
नदियां हैं, झील है, मैदान है धरातल पे, और वायुमंडल में धूल के कण हैं, गैसों के कण हैं, जल वाष्प है, बादल हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो इन्हीं से प्रकाश टकराएगा। हम यहाँ पे अभी सिर्फ वायुमंडल में है, धरातल पे नहीं है। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ों से कितना कितना फर्क पड़ जाएगा हमारे इंसोलेशन पे, इस पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं परावर्तन। परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि किसी सतह पर अगर कोई प्रकाश की किरण पड़ती है तो वह रिफ्लेक्ट यानी कि अपने मार्ग से मुड़ करके वापस चली जाती है, इसको कहते हैं परावर्तन। यहाँ इस सूर्यतप के संदर्भ में हम ये बात करेंगे कि पृथ्वी की तरफ आने वाला जो इंसोलेशन है यानी सोलर रेडिएशन है, वो बादलों से, धूल कणों से, जल वाष्प से, यानी वायुमंडल में जो चीज़ें उपस्थित होती हैं जैसे धूल, धुआं, कार्बन के कण टहलते रहते हैं ऊपर जो हम लोग भेज रहे हैं प्रदूषण करके, जल वाष्प भी है क्योंकि वायु में नमी है, और कहीं कहीं पे बादल हैं। इन सब वायुमंडल के घटकों से, जिसमें गैसें भी हैं, इनसे जब सूर्यतप टकराता है तो वह रिफ्लेक्ट हो जाता है, परावर्तित हो जाता है और वापस अंतरिक्ष में चला जाता है। तो क्या सारा का सारा सूर्यतप वापस चला जाता है? फिर तो पृथ्वी तक कुछ पहुंचेगा ही नहीं। तो कितनी मात्रा में रिफ्लेक्शन होता है वो अलग अलग है, देख लेते हैं कितना कहाँ से होता है। तो पहले इसको एक पॉइंट में हम लिख लें कि यहाँ पर हम सिर्फ सूर्यतप की बात कर रहे हैं, तो सूर्यतप की कुछ मात्रा बस एक पॉइंट में लिख लेंगे। सूर्यतप यानी इंसोलेशन की कुछ मात्रा वायुमंडलीय घटकों द्वारा, वायुमंडलीय घटक यानी वायुमंडल में जो चीज़ें पाई जाती हैं उन्हीं को वायुमंडलीय घटक कहते हैं, वायुमंडलीय घटकों द्वारा परावर्तित कर दी जाती है, कर दी जाती है। लिखना बहुत अनिवार्य है, अदरवाइज आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा बाद में। नोट्स जरूर बनाइएगा। द्वारा परावर्तित कर दी जाती है, और इसीलिए मैं बोर्ड पे स्वयं लिखता हूँ ताकि आप भी लिखें, उसी के साथ में आपको भी टाइम मिले और लिखने की आदत भी बने। सूर्यतप की कुछ मात्रा वायुमंडलीय घटकों द्वारा परावर्तित कर दी जाती है, और इस प्रकार से इस मात्रा के द्वारा हमको किसी भी प्रकार की एनर्जी पृथ्वी पर नहीं प्राप्त होती है क्योंकि ये वापस अंतरिक्ष में चली गई। इसको कहा जाता है एल्बिडो। एल्बिडो एक शब्द आएगा आपका, एल्बिडो। एल्बिडो क्या है? एल्बिडो सूर्यतप की वह मात्रा होती है जो पृथ्वी को बिना कोई एनर्जी दिए हुए ही वापस अंतरिक्ष में चली जाती है, तो उसी को कहते हैं एल्बिडो। एल्बिडो क्या है? सूर्यतप की वह मात्रा, सूर्यतप की वह मात्रा जो पृथ्वी को बिना एनर्जी दिए, बिना ऊर्जा दिए वापस अंतरिक्ष में चली जाती है, चली जाती है। ये पूछा भी गया है आपके एग्जाम में, ऐसे ही पूछा गया है कि सूर्य से आने वाले विकिरण का कुछ अंश जो पृथ्वी को बिना एनर्जी दिए, देखिए वापस तो सब चला जाता है। जितना भी अभी आप हीट बजट जब पढ़ोगे तो पृथ्वी से जितना भी इंसोलेशन आता है, सूर्य से जितना भी पृथ्वी पर इंसोलेशन आता है वो सब अंतरिक्ष में वापस चला जाता है धीरे धीरे करके। तो वो सब एल्बिडो नहीं है। एल्बिडो वो है जो बिना ऊर्जा दिए, यानी कुछ भी एनर्जी प्रदान नहीं किया पृथ्वी को और वापस चला गया अंतरिक्ष में, उसको एल्बिडो कहते हैं। पृथ्वी का एल्बिडो कितना होता है? लगभग 35% होता है। यानी पृथ्वी का एल्बिडो कितना होता है, अभी इसको हम देखेंगे कैसे। पृथ्वी का एल्बिडो लगभग, एग्जैक्ट नहीं है क्योंकि ये 35%, यानी 30 से 35% होता है। ये कहीं पे 30, कहीं पे 31, 32, एवरेज में अगर देखें तो लगभग 35% जो है होता है। पृथ्वी के एल्बिडो में पृथ्वी के धरातल का भी शामिल है
और इसमें वायुमंडल का भी शामिल है। टोटल 35% रेडिएशन ऐसा होता है जो हमको एनर्जी नहीं देता है, वापस चला जाता है। तो देखिए सूर्य तप का जो रिफ्लेक्शन है वो कितना कहाँ से होता है, इसको ज़रा देखें। 35% का मतलब है जितनी टोटल रेडिएशन पृथ्वी की तरफ आ रही है उसका 35%। तो देखिए यहाँ सन से अगर हम देखें, थोड़ा सा डायग्राम में ही बना लेंगे। सन से जो रेडिएशन आता है वो बादलों से टकराता है। ये है बादल, क्लाउड्स। यहाँ पे अगर हम 100% मान लें, सन का 100% नहीं, जो हमारा 100% इंसुलेशन है, इंसुलेशन, जब भी इंसुलेशन लिख दें तो वो टोटल नहीं है, वो पृथ्वी की तरफ आने वाला है। तो 100% इंसुलेशन आया, बादल से टकराया और बादल से कुछ इंसुलेशन रिफ्लेक्ट हो जाएगा, यानी परावर्तन। यहाँ से बादल से क्या हो जाएगा, परावर्तन। कितना, लगभग 27%। 27% बहुत ज़्यादा होता है। 100 का 27%, यानी 1/3 भाग तो बादलों से टकरा करके ही प्रकाश जो रेडिएशन है वो वापस चला जाता है। शेष आगे बढ़ता है। अभी हम सिर्फ परावर्तन की बात कर रहे हैं। तो जब धरातल पे पहुंचता है, धरातल, पृथ्वी का जब तल मिलता है तो यहाँ से भी 2% जो है वो धरातल से परावर्तन हो जाता है। 2% धरातल से परावर्तन हो जाता है। अब वायुमंडल में कुछ जलवाष्प है, कुछ धूल के कण हैं, गैसें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। इनके द्वारा भी कुछ मात्रा में परावर्तन होता है, कुछ मात्रा में प्रकीर्णन होता है, विसरण होता है। तो इनमें भी सूर्यतप खर्च हो जाता है। वो कितना है, 6%। 6% कहाँ है, 6% जो है वायुमंडलीय धूल, गैस, जलवाष्प आदि से। अब यहाँ पे कई क्रियाएं हैं। आदि से परावर्तन, कुछ विसरण, प्रकीर्णन आदि, ये सब हम पढ़ेंगे भी। तो 6% ये हो जाता है। 2% धरातल से हो जाता है। जब हीट बजट हम पढ़ेंगे तो इसको और डिटेल में आपको हम बताएंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वायुमंडल का इफेक्ट क्या पड़ा, सूर्य से आने वाला टोटल इंसुलेशन का कितना बाहर चला गया। यहाँ पर देखिए, ये टोटल जोड़िए तो कितना आ गया, 27 और 6 और 2, ये आ गया आपका 35%। 35%। और यही क्या है, एल्बिडो है, एल्बिडो। अभी हमने आपसे बात किया कि एल्बिडो जो है वो सूर्यतप की मात्रा है जो हमको बिना कोई एनर्जी दिए हुए ही वापस अंतरिक्ष में चली जाती है। तो देखिए, जब सूरज से चली 27% वापस चली गई बादल से टकरा के, फिर आगे बढ़ी तो वायुमंडल की धूल, गैस, जलवाष्प हैं, इनसे भी टकरा करके परावर्तन, विसरण, प्रकीर्णन के द्वारा ये पृथ्वी तक पहुंची ही नहीं, बिखर गई, अंतरिक्ष में चली गई 6%। इसके बाद में धरातल से आकर के टकराई, उसमें से 2%। धरातल पे भी तमाम सारी चीज़ें हैं, जैसे बर्फ़ की चादरें हैं, पहाड़ों पे जो है बर्फ़ की कैप हैं। इस तरह से 2% जो है वो धरातल से परावर्तित हो गया और वो भी जो है अंतरिक्ष में चला गया, उससे भी हमें कोई एनर्जी नहीं मिली। तो टोटल जो है 2, 6 और 27 को ऐड करके 35% ऐसा इंसुलेशन है जो वापस चला गया, हमको उससे कुछ भी नहीं मिला। तो वो है 35% एल्बिडो। आप समझ गए होंगे कि एल्बिडो क्या होता है और किस प्रकार से ये इंसुलेशन को प्रभावित कर देता है। अब यहाँ पे कई प्रकार के क्वेश्चंस बन जाते हैं कि पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा एल्बिडो किसका होता है। तो आप देख रहे हैं कि धरातल से तो 2% है, इसमें सबसे ज़्यादा एल्बिडो आपका किससे दिख रहा है, सबसे ज़्यादा बादल से दिख रहा है। लेकिन जब धरातल पे आ गए तो धरातल पे 2% में सबसे ज़्यादा किसका है, तो जो बर्फ़ की चादरें हैं वहाँ से सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो जाता है। आपको एक
लॉजिकल रूप से देखें, बर्फ़ की चादरें शीशे की चादरों की तरह व्यवहार करती हैं और जब उस पर लाइट पड़ती है, चूँकि वो वाइट भी होती हैं और आपको पता है कि वाइट जो सरफेस होता है वो प्रकाश को परावर्तित कर देता है जल्दी से, एनर्जी को, इसीलिए वो गर्मी कम एब्जॉर्ब कर पाता है। तो 2% में सबसे ज़्यादा जो है वो बर्फ़ का है, यहाँ जो बर्फ़ है, और जो बादलों में है वो 27%, पहले ही उसने ऊपर ही ख़त्म कर दिया। अब देखिए, इस फैक्ट से क्वेश्चन आपका आएगा कि बादलों से परावर्तन, इसका मतलब यह है कि जिन स्थान पर बादल पाए जाते हैं उन स्थानों पर सूर्यतप कम होना चाहिए। ये निश्चित है, बिल्कुल है कि अगर इंडिया के ऊपर बादल ज़्यादा छाए हुए हैं तो फिर नीचे सूर्यतप कम आना चाहिए। तो क्या आपको कभी ऐसा फील हुआ है कि जब ऊपर बादल आ जाते हैं तो हमको सूर्यतप कम प्राप्त होता है? तो जिन क्षेत्रों में ज़्यादा बादल पाए जाएंगे वहाँ पर सूर्यतप कम प्राप्त होगा। इसको आप नोट कर लें क्योंकि ये एक फैक्ट है। यानी कि अधिक बादल, अगर अधिक बादल हैं, इसका परिणाम क्या होगा? कम सूर्यतप। कम सूर्यतप, जहां भी अधिक बादल होंगे वहां पे कम सूर्यतप प्राप्त होगा। एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए, जायरे, अफ्रीका में एटलस में आप देखिएगा, अफ्रीका के मैप में आपको एक कांगो जायरे वहां पे देश मिलेगा, जो आपको लगता है कि वहां पे सूर्यतप बहुत होना चाहिए। कांगो जो देश है वो विषुवत रेखा पे है, लेकिन वहाँ पे उतना ज़्यादा तापमान नहीं है जितना कि सहारा मरुस्थल में है। कारण क्या है? जो आप देखेंगे, अगर मैप में आप देखिएगा, अफ्रीका के मैप में देखिए, इसको इस तरह से अफ्रीका मैप आपको मिलेगा। तो यहाँ पे आप देखोगे आपको मिलेगा जायरे, जायरे या कांगो, कांगो देश को ही जायरे नाम देते हैं। ये आपको मिलेगा 0 डिग्री वाली लाइन पे। और पीछे क्लास में आपने पढ़ा था कि 0 डिग्री वाली लाइन पे जो देश होते हैं वहाँ पे टेम्परेचर, सूर्यतप बहुत ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन एक फैक्ट ये भी है कि अधिक बादल तो कम सूर्यतप। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि कांगो में सूर्यतप कम है, लेकिन एक तुलना हम करने जा रहे हैं। उसी के पड़ोस में यहाँ पर आपको मिलेगा सहारा, सहारा वाले कंट्रीज, यहाँ पे नहीं सहारा है, ये कांगो देश है। तो सहारा जो है यहाँ पे आपको कर्क के आसपास मिलेगा, कर्क है। यहाँ पे आप देखोगे मकर रेखा निकल रही है, मकर रेखा। तो यहाँ पे सहारा मरुस्थल में जब आप जाओगे तो सहारा में टेम्परेचर आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा, यानी सूर्यतप बहुत ज़्यादा में। टेम्परेचर अलग बात हो गई, टेम्परेचर पे हम बाद में बात करेंगे, उसके लिए दूसरे फैक्टर भी हो जाते हैं। तो सहारा मरुस्थल में जो सूर्यतप प्राप्त होता है वो ज़्यादा प्राप्त होता है, जबकि अगर यहाँ कांगो के लाइन पे जाएंगे तो आपको सूर्यतप कम प्राप्त होता है। तो वजह क्या है? जबकि यहाँ पे ज़्यादा मिलना चाहिए, 0 डिग्री पे है, कर्क पे कम मिलना चाहिए, तो वहाँ पे फैक्ट आ जाता है बादल वाला। यहाँ पे 0 डिग्री के आसपास जो है बहुत घने बादल छाए रहते हैं, यहाँ पे बहुत वर्षा होती है। तो ये बादल आपको पता है कि 27% तो रिफ्लेक्ट ही कर देते हैं, उसके बाद जो छन करके बचता है वो पहुँचता है। तो आपसे क्वेश्चन ये किया जाता है कि कांगो जायरे विषुवत रेखा पर है, फिर भी वहाँ पर सूर्यतप कम प्राप्त होता है, किसकी अपेक्षा? सहारा मरुस्थल जो कि कर्क रेखा के आसपास है, और वहाँ पर सूर्यतप ज़्यादा प्राप्त होता है। क्या कारण है? तो इसका उत्तर ये होगा कि हालांकि 0 डिग्री पर सूर्यतप मिलता अधिक है, यानी सूर्य से आने वाला सूर्यतप आता तो बहुत ज़्यादा है, कर्क से ज़्यादा आता है विषुवत पे, हमेशा हर जगह पे, लेकिन यहाँ पर बादल अधिक होने की वजह से 27% बादलों से एल्बिडो होता है, इसलिए वहाँ पर सूर्यतप कम मिलता है। और कर्क में, मरुस्थल में नमी नहीं है, वहाँ पानी नहीं है, तो सूर्यतप जो है वाष्प बना ही नहीं पाता है, तो वहाँ बादल कम प्राप्त होते हैं। और जब बादल नहीं होते हैं तो ये 27% बच जाता है, तो टोटल जब यहाँ आता है तो वो ज़्यादा हो जाता है। अधिक बादल बराबर कम सूर्यतप, और उदाहरण के लिए लिख दिया हमने जायरे या कांगो जायरे में, आप देख सकते हैं इसको, एक फैक्ट। दूसरा जो है सहारा मरुस्थल, सहारा में कम बादल, वहाँ पे बादल, मरुस्थल के ऊपर बादल कैसे बनेंगे जब पानी ही नहीं है? बादल बनने के लिए पानी चाहिए, पानी तो भाप बनेगा, वही पानी हवा में ऊपर जाएगा तभी तो बादल बनेगा, तो वहाँ है ही नहीं पानी। तो कम बादल बराबर अधिक सूर्यतप, अधिक सूर्यतप।
तो ये जो है परावर्तन का प्रभाव पड़ता है। अब पृथ्वी का एल्बिडो आपने देखा 35% है। अगर आसपास के कुछ अंतरिक्षी पिंडों का जो है आपसे एल्बिडो पूछा जाए तो चंद्रमा का होता है 6%। अगर एल्बिडो की बात करें, एल्बिडो, तो चंद्रमा का जो है आपसे पूछा जा सकता है 7%। बुध जो होता है वो 6% और पृथ्वी का आपको पता ही है लगभग 35%। तो आपसे 1-2 आंकड़े ये पूछे जा सकते हैं। अब एक चीज़ और आप जान लीजिएगा इसमें परावर्तन में, एक तो फैक्ट आपने देखा कि जो बादल हैं, दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि आपतन कोण। आपतन कोण जहाँ पे लंबवत होगा वहाँ पे परावर्तन कम होगा और जहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछा होंगी वहाँ पर परावर्तन ज़्यादा होगा। तो एक ये 2 पॉइंट आपने नोट किए। तीसरा पॉइंट आप नोट करेंगे, तीसरा पॉइंट ये है कि आपतन कोण 90 डिग्री बराबर परावर्तन कम और इसका परिणाम क्या निकलेगा? सूर्यतप अधिक। यानी कि जिस स्थान पर सूर्य की किरणें लंबवत गिरेंगी, जैसे कि ये कोई सरफेस है और सूर्य की किरणें इस तरह से आई तो उनका परावर्तन कम होता है, वो रिफ्लेक्ट कम होती हैं, इस वजह से वहाँ पर सूर्यतप अधिक हो जाएगा। और जहाँ पर आपतन कोण 90 से कम होगा, चौथा पॉइंट क्या होगा? अगर आपतन कोण का मतलब है एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी सरफेस पे किरणें कितने कोण पर गिरती हैं, ये होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। और फिर आप इस तरह से परावर्तित हो जाती हैं तो ये होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन कोण। और ये हमेशा आपतन कोण जो है परावर्तन कोण के बराबर होता है, क्योंकि सूर्य की किरणें जो होती हैं वो सीधी रेखा में चलती हैं। तो अगर आपतन कोण 90 डिग्री से कम है तो जितना कम होता जाएगा बराबर उसका परावर्तन उतना ज़्यादा होगा। जितना तिरछा किरणें गिरेंगी, अगर इतना और तिरछा कर दें तो वो और जल्दी परावर्तित हो जाएगी, और जितना आप किरणों को सीधा करते जाएंगे उसका परावर्तन उतना ही कम होता चला जाएगा। तो जब 90 डिग्री से कम होता है तो परावर्तन कम होता है, परावर्तन अधिक होता है, परावर्तन अधिक। और जब परावर्तन अधिक होगा तो इसका परिणाम क्या निकलेगा? सूर्यतप कम हो जाएगा, सूर्यतप कम, क्योंकि ज़्यादातर किरणें परावर्तित हो जाएंगी। तो ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? 90 डिग्री कहाँ होता है? 90 डिग्री तो आपका कर्क से लेकर के मकर रेखा, हमने बताया पीछे की क्लास में आपको कि कर्क से मकर रेखा के बीच में ही 90 डिग्री पर किरणें गिरती हैं। इसका मतलब है कि उसी क्षेत्र में ज़्यादा गर्मी प्राप्त होगी, ज़्यादा सूर्यतप प्राप्त होगा। और 90 डिग्री से कम कहाँ होता है? जितना आप ध्रुव की तरफ बढ़ते जाओगे तो सूर्य की किरणों का जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, वो जो आपतन कोण है वो कम होता चला जाता है और ध्रुव तक पहुँचते पहुँचते बिल्कुल लगभग 180 हो जाता है, 0 हो जाता है आपतन कोण जो है, यानी ऐसे बिल्कुल सीधी रेखाएं हो जाती है 180 पे। तो वहाँ पे रिफ्लेक्शन ज़्यादा होने लगता है। तो जब रिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा तो सूर्यतप कम प्राप्त होगा। तो ये सब कारण होते हैं जो मिलजुल करके ताप डिसाइड करेंगे बाद में। तो एक आपने ये परावर्तन को समझ लिया। सीधा सा आपको सिंपल ये याद रखना है कि सूर्य से आने वाली इंसोलेशन का 27% बादल परावर्तित कर देते हैं, 6% वायुमंडल के अन्य घटकों से परावर्तित, प्रकिरणित और विसरित हो जाता है, 2% धरातल से रिफ्लेक्ट हो जाता है। इस प्रकार से 35% लगभग बिना एनर्जी दिए हुए एल्बिडो के रूप में वापस चला जाता है। ये हो गया आपका परावर्तन। दूसरा देखिए, परावर्तन होगा तो कुछ मात्रा में वायुमंडल ग्रहण भी कर लेगा, क्योंकि वायुमंडल में कुछ कण है, धूल है, जलवाष्प है, गैसें हैं, धुआं है। तो ये चीज़ें क्या होंगी? क्या ये ट्रैप नहीं करेंगी? सूर्यतप को अपने अंदर धारण कर लेंगी, उसकी ऊर्जा को। तो दूसरा जो होता है वो है अवशोषण। अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन, अवशोषण। तो देखिए, जब
उसी फिगर को अगर हम फिर बना लें, पहले एक पॉइंट में इसको लिख लें कि आखिर ये अवशोषण है क्या। तो सूर्य तप का जो भाग, यानी सूर्य तप का कुछ भाग, हम सूर्य तप के ही संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो सूर्य तप का कुछ भाग वायुमंडल द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है। अवशोषित कर लिया जाना मतलब ये है कि वायुमंडल के जो कण हैं, जो धूल कण हैं, जलवाष्प के कण हैं, वो सूर्य तप की एनर्जी को ग्रहण कर लेते हैं, धारण कर लेते हैं, आगे नहीं आने देते हैं। तो देखिए, अवशोषण में जो सबसे ज़्यादा अवशोषण किया जाता है वो जलवाष्प के द्वारा किया जाता है। देखिए, जलवाष्प जो होती है वो सबसे ज़्यादा सूर्य तप को अवशोषित कर लेती है। जलवाष्प क्या है? ये सर्वाधिक सूर्य तप का अवशोषण करती है, सूर्य तप का अवशोषण करती है। इसका मतलब है कि जिन क्षेत्रों में नमी ज़्यादा पाई जाती है वहाँ पर देखेंगे कि वायुमंडल में नमी है तो वो सूर्य तप को ग्रहण कर लेगी और वो गर्मी पैदा करेगी, यानी वहाँ उमस आपको लगेगी जहाँ पे नमी होती है। लेकिन इसमें एक चीज़ आपको जाननी है कि जो जलवाष्प होती है वो सर्वाधिक तो करती है, लेकिन ये बहुत छोटी तरंग दैर्ध्य वाली किरणों को अवशोषित नहीं करती है। तो इसमें एक चीज़ आप ये जानें, यह जो है 0.9 से 2.1 माइक्रोन की तरंग दैर्ध्य विकिरण को अवशोषित करती है, अवशोषित। अब ये चीज़ आपको इसलिए जानना है क्योंकि आप आगे पढ़ोगे कि जलवाष्प जो होती है वो पृथ्वी द्वारा निकलने वाली विकिरण को ज़्यादा अवशोषित करती है, बल्कि जो सूरज वाला है विकिरण उसको कम करती है। क्योंकि सूर्य के विकिरण में आप देखोगे कि 0.9 से लेके 2.1 वाला, इसका मतलब ये अवरक्त किरणों वाले रेंज में हम आ गए। ये जो है क्योंकि आपने देखा कि दृश्य प्रकाश विकिरण वाला चैप्टर आप पढ़िएगा, फर्स्ट वाला जो इंसोलेशन है उसमें आपने देखा था कि दृश्य प्रकाश जो है, दृश्य प्रकाश होता है 0.4 से 0.7 तक, और ये जो जलवाष्प है, वाटर वेपर है, वो 0.9 से 2.1 माइक्रोन की रेंज का जो सूर्य तप है उसको ज़्यादा अवशोषित कर लेती है। तो ये दृश्य प्रकाश के ऊपर जो आपने देखा था कि अवरक्त किरणें जो होती हैं, अवरक्त किरणें शुरू हो जाती हैं 0.7 से ऊपर। तो अवरक्त किरणें ज़्यादा अवशोषित होती हैं जलवाष्प के द्वारा, और जो पृथ्वी से जब पार्थिव विकिरण निकलेगा तो उसकी रेंज इसी के बीच में ज़्यादा होती है। इसी वजह से जलवाष्प जो है वो पृथ्वी द्वारा निकलने वाले विकिरण को ज़्यादा अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेती है और तापमान में वृद्धि करती है। उसको हम तापमान चैप्टर में विधिवत पढ़ेंगे। और यहाँ पर देखिए, जो ऑक्सीजन है या ओजोन है या नाइट्रोजन है या CO2 है, ये सब क्या करते हैं? ये भी जो है सूर्य तप को अवशोषित करते हैं, सूर्य तप का अवशोषण करते हैं। ये अपेक्षाकृत जो है ऑक्सीजन वगैरह जो है, ऑक्सीजन और ओजोन विशेष करके ये छोटी तरंग दैर्ध्य वाले जैसे पराबैंगनी किरणें, इनको अवशोषित कर लेती है ओजोन। ओजोन की विशेषता क्या है? जो O3 होती है, यानी ओजोन जो है अधिक लघु तरंग दैर्ध्य, यानी जो और ज़्यादा सूक्ष्म तरंगे हैं, अधिक लघु तरंग दैर्ध्य की विकिरण का अवशोषण करती है। ये बड़ी नहीं, ये छोटी तरंग दैर्ध्य वाली, जैसे एग्जाम्पल के लिए जैसे पराबैंगनी। आपको पता है कि पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती हैं, उनका अवशोषण कौन करता है? उनका अवशोषण ओजोन करती है। तो ओजोन के लिए कंडीशन ये है कि जो विकिरण है वो छोटी तरंग दैर्ध्य का हो। तो सूर्य से तो सभी प्रकार का विकिरण आ रहा है, पराबैंगनी भी आ रही हैं, अवरक्त भी आ रही हैं, दृश्य प्रकाश भी आ रहा है,
तो यहाँ पर आपने देखा कि ओजोन ने क्या किया, पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लिया। इसके बाद की कुछ जो होती है उसमें नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सब अवशोषित कर लेती हैं। जलवाष्प जो है वो 0.9 से 2.1 यानी अवरक्त किरणों का ज़्यादातर मात्रा जलवाष्प के द्वारा ट्रैप कर लिया जाता है। लेकिन आपने देखा कि दृश्य प्रकाश जो है वो बच के निकल जाएगा। इसीलिए जो सनलाइट है जिसमें विविगोर होता है वो 0.4 से 0.7 है और जलवाष्प इसके ऊपर की तरंगों को ज़्यादा ट्रैप करता है। इसीलिए दृश्य प्रकाश जो है हमारी पृथ्वी तक ज़्यादा मात्रा में पहुंच जाता है। तो अवशोषण कितना हो जाता है, तो सूरज से जो टोटल एनर्जी निकलती है, इसको एक डायग्राम से बना लेंगे। जो सन है, सन यहाँ से जो एनर्जी निकलती है और पृथ्वी तक पहुंचती है, इसमें से कितना जो है अवशोषित हो जाता है इन सब चीज़ों में, जलवाष्प और ये गैस, इनके द्वारा 14% सूर्यातप का अवशोषण हो जाता है। कितना? 14% सूर्यातप वायुमंडल द्वारा अवशोषित, वायुमंडल में अवशोषित। ये चीज़ निकल के आई। अब यहाँ पे कंडीशंस क्या निकल के आ रही हैं, इस पे बात करें। 14% अवशोषित कर लिया जाता है। आपने देखा था कि 35%, जो भी इसके पिछले वाले पॉइंट में पढ़ाया, तो उसमें आपने देखा कि 35% तो रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए ज़रा, 35% क्या है, 35% तो जो है वो परावर्तन हो गया, या आप कह सकते हो कि एल्बिडो हो गया, एल्बिडो। और आपने देखा कि 14% जो है वो अवशोषण हो गया। अवशोषण यानी 14% वायुमंडल ने खींच लिया। तो ये टोटल कितना हो गया, 9 और 3 1 4, 49% तो पृथ्वी तक पहुंचा ही नहीं। तो पृथ्वी तक कितना पहुंचा, 51%। यानी कि आप यहाँ देखें कि ये टोटल 49% जो है वो पृथ्वी तक नहीं पहुंचा। और इसका परिणाम क्या हुआ कि 51% सूर्यातप पृथ्वी तक पहुंचता है, सूर्यातप पृथ्वी तक पहुंचता है, पहुंचता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अवशोषण और परावर्तन यही दो बताए। अभी हमने 2 पॉइंट और आपको बताए थे कि प्रकीर्णन और विसरण, फिर उनसे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो उनसे इसी 35 में ही हमने आपको बताया था कि 6% में जो है वो प्रकीर्णन और विसरण, वो सब इसी में शामिल है। तो अभी हम प्रकीर्णन और विसरण को समझ लेंगे कि वो होता क्या है। बाकी आपने यहाँ पर ये देख लिया कि 35% परावर्तन, प्रकीर्णन, विकिरण, ये सब मिलाकर के 35 होता है। और 14 हो गया अवशोषण प्रतिशत, 49% पृथ्वी तक नहीं पहुँचा। अब इसमें एल्बिडो सिर्फ 35 ही कहा जाएगा, क्योंकि एल्बिडो जो है, एल्बिडो ने कुछ भी हमको नहीं दिया, हमारे वायुमंडल को कुछ भी प्रदान नहीं किया, वापस चला गया। लेकिन इस भले ये पृथ्वी तक नहीं पहुंचा, धरातल तक नहीं पहुंचा, लेकिन ये वायुमंडल को एनर्जी देके खर्च हुआ है। क्योंकि आपने देखा कि वायुमंडल में अवशोषित हुआ है, और वायुमंडल में अवशोषित हुआ है तो हमारे वायुमंडल को गर्म करेगा, यानी कि इसने हमको एनर्जी दी है। इसीलिए इसको एल्बिडो में ना जोड़ लेना कि 49% धरातल तक नहीं पहुंचा तो 49% एल्बिडो हो गया। नहीं, एल्बिडो में शर्त है कि वो कुछ ना दे के जाए। तो 35% एल्बिडो और 14% एब्जॉर्प्शन बाय एटमॉस्फेयर, 49% ये हो गया। और 51% जो है सूर्यातप पृथ्वी तक पहुंच जाता है। तो इसको आपने देख लिया अवशोषण को। अब जरा बात करते हैं प्रकीर्णन और विसरण पे। उससे कुछ 1-2 क्वेश्चन आपके बनेंगे और उसको समझना भी जरूरी है, क्योंकि आपको सूर्यातप पर जब प्रभावित करने वाले कारकों पे लिखना होगा तो आपको हर एक फैक्ट पे, हर एक जो है बिंदु पे बात करनी होगी। कितने फैक्टर्स टोटल हैं। अब देखिए अगला जो पॉइंट है वो है प्रकीर्णन। प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग। स्कैटरिंग क्या होता है पहले इसको समझ लें जरा। प्रकीर्णन और विसरण 2 चीज़ें हैं, तो विसरण को भी हम समझेंगे। देखिए तरंग होती है, तरंग, उसकी एक तरंग दैर्घ्य होती है, वेवलेंथ होती है।
अगर धूल का कण जो है वो तरंग दैर्ध्य से उसका व्यास जो है वो ज़्यादा है, जैसे तरंग आ रही है और इस धूल के कण से टकराई, तो क्या रिजल्ट हो सकते हैं वो आप पहले, अगर ये इस तरह से वापस चली गई तो इसको कहते हैं परावर्तन, इसको तो परावर्तन कहेंगे। तो धूल के कणों से बहुत कम परावर्तन होता है क्योंकि धूल के कण बहुत छोटे होते हैं, बादलों से ज़्यादा परावर्तन होता है। अगर प्रकाश की कण आई और धूल के कण या किसी धुआं वगैरह के कण से टकराई और उसमें का कुछ एनर्जी वापस चली गई, कुछ यहीं पर फैल गई, यानी कि कुछ परावर्तन हो गया और कुछ जो ऊर्जा है वो बिखर गई, कुछ किरणें बिखर गई, कुछ परावर्तन हो गई और कुछ इसी वातावरण में बिखर गई किरणें, तो इसको कहते हैं विसरण। इसको क्या कहते हैं? विसरण। यानी कि अगर विकिरण आया और धूल कण से टकराया, उसमें क्या हुआ, कुछ उसकी ऊर्जा यानी 100% नहीं, कुछ ऊर्जा परावर्तन, यानी कि यहाँ पे कुछ लिख ले, कुछ ऊर्जा परावर्तित होकर के अंतरिक्ष में चली गई, यहाँ पे पूरी की पूरी अंतरिक्ष में चली गई, तब उसको परावर्तन कह रहे हैं। यहाँ पे उसमें कि कुछ विकिरण परावर्तन हो गया और कुछ एनर्जी जो है वो उसी वायुमंडल में बिखर गई प्रकाश, तो उसे कहते हैं विसरण। अब विसरण में शर्त यह है कि यहाँ पर रंगों का बिखराव नहीं होगा, यानी कि ये वर्णात्मक नहीं है, वर्णात्मक नहीं, ये शर्त है इसकी। यहाँ पे प्रकाश की किरण के जो रंग होते हैं वो अलग अलग नहीं बिखरते हैं, बल्कि टोटल व्हाइट बीम ही इधर उधर बिखरती है। अगर धूल कण से प्रकाश की किरण टकराई और वो बिखर गई, लेकिन वो अपने रंगों में बिखर गई, विविगोर, जैसे वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, वो अपने प्रकाश किरणों में, यानी प्रकाश की जो 7 कलर होते हैं, यानी कि उसमें 7 प्रकार की तरंगे होती हैं जिनकी तरंग दैर्ध्य अलग अलग होती है। वो हमने आपको पहले ही वाले चैप्टर में बता दिया था कि जो वायलेट होता है उसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है और फिर उसके बाद में रेड तक वो बढ़ती चली जाती है, रेड की तरंग दैर्ध्य वायलेट से ज़्यादा होती है। तो अगर वो अपने इन सब तरंग दैर्ध्य वाले किरणों में टूट जाती है, यानी कि यहाँ पर इसको कहेंगे प्रकीर्णन, प्रकीर्णन, क्योंकि यहाँ पे ये वर्णात्मक हो गया, रंगों में बिखराव हो गया, चयनात्मक हो गया, यहाँ पर बिखराव नहीं हुआ था। तो यहाँ पर क्या होता है, जब ये इधर उधर प्रकाश फैल जाता है तो आपको वायुमंडल में मध्यम मध्यम सा प्रकाश तैरता हुआ दिखाई पड़ेगा। आपने इसका इफेक्ट देखा होगा, जैसे कि जब बहुत रात भी होती है तब भी आपको थोड़ा दिखाई पड़ता है, सूरज डूब जाता है उसके बाद भी आपको दिखाई पड़ता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ब्लैंक आउट हो जाता है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो वो क्यों दिखता है? क्योंकि वायुमंडल में थोड़ा बहुत प्रकाश है फैला हुआ। वो किस वजह से है? विसरण की वजह से प्रकाश जो है ट्रैप है, वायुमंडल में फैला हुआ है थोड़ा मात्रा में, इसलिए आपको हल्का धुंधला सा दिखाई पड़ता है। अगर रतौंधी की समस्या ना हो तो आपको अंधकार में भी, अंधेरी रात में भी थोड़ा सा दृश्य दिखाई पड़ता है। तो वो क्यों दिखाई पड़ता है? क्योंकि उस समय यहाँ आकाश में आपको थोड़ा सा प्रकाश होता है जो विसरण की वजह से दिन के समय फैल गया था। परावर्तन वाला तो आपको नहीं दिखेगा क्योंकि वो वापस चला गया। प्रकीर्णन क्या होता है? प्रकीर्णन में प्रकाश जो है अपने रंगों में जो है बिखर जाता है, उसको कहते हैं प्रकीर्णन। अब इसमें कुछ शर्तें हैं कि अलग अलग तरंग दैर्ध्य की किरणों का प्रकीर्णन अलग अलग होता है। जैसे कि इसका नियम है कि जितनी कम तरंग दैर्ध्य उतना ज़्यादा प्रकीर्णन। इसका मतलब है कि वायलेट का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होगा और फिर ये कम कम होते हुए रेड का प्रकीर्णन सबसे कम होगा। अब इसमें 2 चीज़ें आपको जाननी है, एक तो प्रकीर्णन और एक तरंग दैर्ध्य। जितना कम तरंग दैर्ध्य उतना ज़्यादा प्रकीर्णन। रेड की तरंग दैर्ध्य ज़्यादा है, इसका मतलब है कि इसका प्रकीर्णन कम होगा। एक दूसरी शर्त ये होती है कि जितनी ज़्यादा तरंग दैर्ध्य वो उतना दूर तक गमन कर सकता है क्योंकि उसमें का प्रकीर्णन
कम होगा, तो रेड जो है बहुत दूर तक चला जाएगा। वायलेट दूर तक नहीं जा पाएगा। क्यों नहीं जा पाएगा? क्योंकि ये प्रकीर्णित हो जाएगा। जितना दूर तक जाते जाएंगे उतना इसका प्रकीर्णन होता जाएगा और फिर आगे जाके ये ख़त्म हो जाएगा, आगे दिखना ही बंद हो जाएगा। रेड का प्रकीर्णन कम होगा तो फिर ये ज़्यादा दूर तक चला जाएगा। हालांकि ये भी अगर बहुत दूर तक जाएगा तो इसका भी प्रकीर्णन होते होते ये भी धुंधला हो जाएगा, लेकिन ये इसकी अपेक्षा बहुत दूर तक जा सकता है। इसीलिए ट्रैफिक लाइट है, खतरे के सिग्नल है, या जिस चीज़ को आपको दूर तक शो करना हो वो रेड कलर की बना दीजिए तो वो दूर तक दिखाई पड़ेगी। अब इसी में कई चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई पड़ता है? तो आकाश का रंग जो है वो नीला ब्लू की वजह से दिखाई पड़ता है, क्योंकि ब्लू का प्रकीर्णन अधिक होता है। अब आप कहोगे कि ब्लू से ज़्यादा तो वायलेट का प्रकीर्णन होता है, तो वायलेट क्यों नहीं दिखता है, या इंडिगो क्यों नहीं दिखता है, और रेड तो बहुत दूर तक दिखता है। तो फिर जब प्रकीर्णन होता है तो फिर हमको आकाश लाल क्यों नहीं दिखता है, ब्लू ही क्यों दिखता है? तो उसका वजह ये है कि जब प्रकीर्णन होता है तो आपको पता है कि जितनी कम तरंगदैर्घ्य उसका उतना ज़्यादा प्रकीर्णन। इसका मतलब है कि इधर वालों का प्रकीर्णन बहुत कम होता है, यानी कि ये कलर आपको आकाश में नहीं दिखेंगे आसानी से जब तक आप बहुत ज़्यादा दूरी पर नहीं होंगे, क्योंकि ये दूर तक जाते हैं। जहाँ ये दिखना बंद हो जाएंगे तब आपको ये दिखना शुरू हो जाएंगे। तो ये जो है वायलेट बहुत ज़्यादा प्रकीर्णित होता है, लेकिन ये इतना ज़्यादा प्रकीर्णित होता है कि ये हमको बाद में दिखना ही बंद हो जाता है। ये भी बहुत प्रकीर्णित होता है, लेकिन ये भी दिखना ही बंद हो जाता है। तो हमारी आँखों तक ये पहुँच भी जाता है, प्रकीर्णन भी ज़्यादा होता है, और मान लिया इसका प्रकीर्णन बंद ज़्यादा हुआ लेकिन ये यहाँ तक पहुँचा, ये कुछ और आगे तक पहुँचा, और ये जो है हमारी आँखों तक पहुँच गया। प्रकीर्णन भी ज़्यादा हुआ और हमारी आँखों तक भी पहुँच गया। और ये चूँकि इनका प्रकीर्णन कम होता है तो ये और इसमें से बचा हुआ पार्ट मिल करके वो वाइट ही बने रहते हैं दिखने में। इसीलिए रेड, येलो, ग्रीन वगैरह हमको आकाश नहीं दिखता है, बल्कि ब्लू ही दिखता है। ब्लू का प्रकीर्णन भी ज़्यादा होता है और ये वायलेट और इंडिगो की अपेक्षा ज़्यादा दूरी तय कर सकता है, इसीलिए ये हम तक पहुंचता है। अब सूर्यास्त के समय या सूरज उगते समय आपको जो रेड कलर दिखता है आकाश में, या सूर्य का कलर रेड दिखता है, वो क्यों होता है? वहाँ पर भी यही सेम चीज़ है, लेकिन वहाँ पर बात ये हुई कि आप लंबी दूरी पर आ गए। जैसे कि जब सनसेट होता है या सूर्य उदय होता है, कि जिस स्थान पर से हम देख रहे होते हैं, जैसे मान लेते हैं कि हम अपने शहर में हैं, इंडिया में हैं, और इंडिया में सूर्योदय हो रहा है या सूर्यास्त हो रहा है, तो जिस स्थान पर सूर्य उदय या सूर्यास्त होता है उस समय सूर्य वहाँ से अधिकतम दूरी पर होता है, सबसे दूरी पर, और दोपहर के समय वो हमसे निकटतम दूरी पर होता है, बिल्कुल हमारे सर के सामने होता है। तो जब सूर्य अधिकतम दूरी पर होता है उस समय ये रंग तो सभी बिखरते हैं प्रकीर्णन की वजह से, लेकिन वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो ये सब हम तक पहुंच नहीं पाते हैं, क्योंकि लंबी दूरी तय करने पर हमने बताया ना कि जो जितना दूर तक जाता जाएगा खर्च होता चला जाएगा। फिर अंत में हमारे पास रेड और ऑरेंज यही मिक्सिंग पहुंचती लास्ट में, क्योंकि ये दूर तक जा सकते हैं। तो जब सूर्य दूर है तो वो हम तक जो है रेड और ऑरेंज की मिक्सिंग ही पहुंचती है, यानी पिंक या रेड जैसा कलर हमको दिखाई पड़ता है सूर्यास्त के समय और सूर्य उदय के समय। और आसपास का आकाश भी इसी वजह से दिखाई पड़ता है। तो आकाश का रंग नीला क्यों दिखता है, सूर्य उदय और अस्त के समय लाल क्यों दिखता है? तो उसके सब पीछे जो है प्रकीर्णन, उसके रीजन है प्रकीर्णन। एक होता है कि आकाश का रंग है क्या एग्जैक्ट में, क्या नीला ही है? तो अगर अंतरिक्ष में जाओगे तो वहाँ पे आकाश का कलर जो है वो ब्लैक है, क्योंकि अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं है। अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं है तो प्रकीर्णन नहीं होगा और वहाँ पर प्रकाश नहीं है, जहाँ पर वहाँ पे ब्लैक आपको दिखेगा। तो रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो ये सब कलर में बिखराव जो है वो वर्णात्मक बिखराव कहलाता है। वर्णात्मक मतलब चयन होकर के, यानी कलर्स में, तो प्रकीर्णन कहलाता है। और जहाँ पे वर्णात्मक ना हो और तरंग का बिखराव हो जाए, यानी रहें सभी कलर्स मिक्स ही यानी वाइट ही, तो उसको कहते हैं विसरण हो जाना। अब विसरण वजह से आपको हमने बताया कि जैसे कि सांध्य प्रकाश बनता है। सांध्य प्रकाश का मतलब यह है कि सूर्य उदय होने से पहले ही
जो है हल्का प्रकाश आ जाता है वो विसरण की वजह से है, और सूर्य अस्त होने के बाद में भी प्रकाश हल्का हमको दिखता रहता है वो विसरण की वजह से है। विसरण विसरित परावर्तन जो कहलाता है ये, और ये कलर वगैरह दिखना ये प्रकीर्णन की वजह से है। आशा आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, तो इसको आप लिख भी लेंगे, प्रकीर्णन और विसरण। विसरण, प्रकीर्णन में और विसरण में बस शर्त आपको ये है कि अगर कण बहुत छोटा है तो प्रकीर्णन होगा, और अगर कण कुछ बड़ा है तो जो है वो विसरण होगा। अब कितना छोटा और कितना बड़ा, इसकी तुलना किससे करेंगे? तो यदि तरंग दैर्घ्य की जो लंबाई है और कण के व्यास की जो लंबाई है इसी की तुलना करेंगे। तो अगर कण का व्यास तरंग दैर्घ्य से ज़्यादा है तो विसरण होगा, और अगर कण का व्यास तरंग दैर्घ्य से कम है तो प्रकीर्णन होता है। यानी कि छोटे कणों से, छोटे व्यास वाले कणों से प्रकीर्णन होता है, और उसकी अपेक्षा जो बड़े व्यास वाले कण हैं, थोड़ा बड़े कण हैं, उनसे विसरण होता है, और जो सबसे ज़्यादा व्यास वाले कण होंगे उनसे सीधे सीधे परावर्तन हो जाएगा। बादल वगैरह बड़े क्षेत्रफल की चीज़ें हैं वहाँ से परावर्तन होता है। तो ये प्रकीर्णन और विसरण आपने पढ़ लिया, और इन सब के द्वारा जो है 6% जो है ये प्रकाश को पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि वायुमंडल किस प्रकार से हमारे जो सूर्य तप को है वो प्रभावित कर देता है। अब सूर्य तप को धरातल पे पहुंचने पर भी बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे कि कहीं पे अगर वाटर बॉडी है तो जहाँ पर पानी होता है वो पानी कम रिफ्लेक्ट करता है, ज़्यादा अवशोषित कर लेता है। जहाँ पे चट्टान होंगी, खुली चट्टानें वनस्पत नहीं है, तो वो ज़्यादा मात्रा में रिफ्लेक्ट कर देगी, अवशोषित कम करेगी। जहाँ पे वनस्पति वाला है, नमी वाला भूमि है, वो अवशोषित ज़्यादा करेगा, रिफ्लेक्ट कम करेगा। बर्फ़ की चादर अगर बिछी है तो वो अवशोषित कम करेगी, रिफ्लेक्ट ज़्यादा कर देगी। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि कौन सी सतह जो है वो ज़्यादा रिफ्लेक्ट करती है, यानी एल्बिडो किसका ज़्यादा है, रिफ्लेक्ट करने का मतलब है एल्बिडो, और कौन सी ज़्यादा अवशोषित करेगी। तो जो जितना नमी वाला क्षेत्र आता जाएगा, और एट लास्ट पानी तो सबसे ज़्यादा नम है, तो पानी जो है सबसे कम रिफ्लेक्ट करता है, 2 से 3% ही करता है, बाकी सब ऑब्जर्व कर लेता है। तो सूर्य तप पर वायुमंडल का क्या प्रभाव है, तो 4 चीज़ें आपने समझ ली। तो अगली क्लास में हम हीट बजट पे बात करेंगे कि पृथ्वी का जो ऊष्मा बजट है, ऊष्मा बजट का मतलब है कि कितना पृथ्वी ने प्राप्त किया, यानी सूर्य से चल करके कितनी एनर्जी आई पृथ्वी तक, और फिर वो टोटल एनर्जी का क्या हुआ, कहाँ खर्च की गई, किस प्रकार से बजट संतुलित हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके मेंस और प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से, उस पर बात करेंगे। धन्यवाद।